भारत माता की हर हर महादेव। मंच पर विराजमान भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हमारे युवा साथी श्रीमान केशव प्रसाद जी मौर्य, लोकसभा के पालक श्रीमान राकेश वशिष्ठ जी, भाजपा के महानगर अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप अग्रहरि जी, वाराणसी कैंट से विधायक श्रीमती ज्योत्सना श्रीवास्तव जी, वाराणसी कैंट विधानसभा संयोजक श्रीमान विद्यासागर राय, वाराणसी कैंट विधानसभा प्रभारी श्रीमान जेपी सिंह, वाराणसी कैंट विधानसभा चुनाव समन्वयक श्रीमान प्रकाश यादव जी, भाजपा के प्रदेश सचिव श्रीमान महेंद्र चंद्र श्रीवास्तव जी, और इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार उत्तर से उम्मीदवार श्रीमान रविंद्र जायसवाल जी, वाराणसी कैंट से उम्मीदवार श्रीमान सौरभ श्रीवास्तव जी। हर हर महादेव। सबसे पहले तो मैं बनारस के लोगों का जितना अभिवादन करूं, जितना वंदन करूं, नमन करूं, प्रणाम करूं, कम पड़ जाएगा। काशी वासियों ने अपना कल का रिकॉर्ड भी तोड़ दिया। भाइयों बहनों, ये आपका प्यार, आपके आशीर्वाद मुझे आपकी सेवा करने के लिए बहुत बड़ी ताकत देते हैं। आपके लिए जितना करूं कम है। आपकी दी हुई ये शक्ति, आपके आशीर्वाद मुझे काशी की, पूर्वांचल की, उत्तर प्रदेश की, हिंदुस्तान की सेवा करने की अद्भुत ताकत मुझे आप दे रहे हैं, और इसके लिए मैं आपका हृदय से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। जन सैलाब, भाइयों बहनों, यात्राएं निकालने का भी और यात्रा में शरीक होने का भी मुझे बहुत सद्भाग्य मिला है। कन्याकुमारी से कश्मीर की यात्रा लेके चला था डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी जी के नेतृत्व में। भाइयों बहनों, उसके बाद भी कई यात्राओं में नेतृत्व करने का भी अवसर मिला, लेकिन आज काशी वासियों के दर्शन करने का जो दृश्य था
ऐसा दृश्य जीवन में कभी नहीं देखा, कभी नहीं अनुभव किया। भाइयों बहनों, आपने कमाल कर दी है। भाइयों बहनों, हमारा ये बनारस सारी दुनिया के आकर्षण का केंद्र बन सकता था। विश्व के हर व्यक्ति को ये इच्छा जग सकती थी कि जीवन में एक बार तो बनारस जाना है। भाइयों बहनों, बनारस के लिए कहा गया है, विदेशी लेखकों ने भी कहा है, मार्क ट्वेन ने कहा था कि हमारा बनारस इतिहास से भी पुराना है, परंपराओं से भी पुराना है, कहावतें और किंवदंतियों से भी पुराना है। एक जीवंत शहर अपने भीतर इतनी सदियों को संजोए हुए है। भाइयों बहनों, ये दुनिया का अजोड़ नगर है, अजोड़ नगर है। और ये सिर्फ शहर नहीं है, ये जीती जागती संस्कृति की विरासत है। और बनारस सिर्फ बनारस वासियों का नहीं है, हर हिंदुस्तानी बनारस को अपना मानता है। इतना बनारस घर घर, हर दिल में उसने जगह बना ली है। वो बनारस कैसा होना चाहिए, उसका विकास कैसा होना चाहिए, यहां के लोगों की आवश्यकताओं की पूर्ति कैसी हो। और इसलिए भाइयों बहनों, बनारस एक असीम इच्छा शक्ति का शहर, सामर्थ्य से भरा हुआ शहर, संस्कार धारा से पुलकित शहर, अगर थोड़ा सा भी ध्यान दिया जाए, सिर्फ रुकावटें हटा दी जाए, तो मेरे बनारस के लोग दुनिया जैसा बनारस सोचती है वैसा बनारस बना करके रख सकते हैं। भाई, ये ताकत है। लेकिन भाइयों बहनों, इतनी सरकारें आई और गई, ज्यादा से ज्यादा उन्होंने चुनाव को ध्यान में रखते हुए छोटे मोटे कामों की तरफ नजर रखी। बनारस को छुटपुट काम करने से नहीं चलेगा, इसका पूरा कायाकल्प करने की जरूरत है। बनारस की आत्मा बनी रहे और सुविधाएं आधुनिक बनती चले, ऐसा बनारस बनाने का मेरा सपना है। लेकिन भाइयों बहनों, मैं उत्तर प्रदेश में जब से घूम रहा हूं, खास करके सांसद बनने के बाद, और हमारे एमपी लोग भी मिलने आते हैं तो वो भी कहते हैं, और बड़ी मजेदार बात करने की उनकी शैली होती है। अरे बोले साहब, अब उत्तर प्रदेश का आपको कहां पता है? मैंने कहा बताइए। अरे हमारा तो उत्तर प्रदेश ऐसा है,
यहां भी खुदा, वहां भी खुदा। यहां भी खुदा, वहां उधर भी खुदा। जहां नहीं खुदा है, वहां कल खुदेगा। अब ये हाल जिन्होंने बना के रखा है, जब ये बनारस में ये जो तारों का जाल है, लटकते रहते हैं तार, उसके कारण बिजली का इतना नुकसान होता है, लोगों का इतना नुकसान होता है, शहर का इतना नुकसान होता है, लाइन लॉस इतना होता है। जब मैंने सब देखा तो मैंने पहली मीटिंग में कहा था ये मैं ठीक करूंगा। अब तक 100 किलोमीटर केबल में डाल चुका हूं, कुल 300 किलोमीटर डालना है। 1/3 काम हुआ है, अभी 2/3 बाकी है। लेकिन ये सरकार ऐसी है, उसको खुशी होनी चाहिए थी कि चलो भाई प्रधानमंत्री इतनी रुचि लेकर के उनके सांसद के नाते ये केबल के लिए इतना पैसा दिल्ली से दे रहे हैं, इतना अच्छा काम हो रहा है। लेकिन केबल डालने के बाद वहां जो रोड ठीक करना चाहिए वो नहीं करते थे। कहीं मोदी को क्रेडिट मिल जाए तो। मैंने एक बार उनको कहा, मैंने कहा भाई आपका बिजली का 42% जो लाइन लॉस है वो बच जाता है, आपको मुनाफा हो रहा है, जरा रोड के गड्ढे तो ठीक कर दीजिए। भाइयों बहनों, सारा हिसाब किताब ये करने से वोट मिलेगा कि नहीं मिलेगा तो करना। भाइयों बहनों, हम लोगों का मंत्र है सबका साथ, सबका साथ। लेकिन सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, उन्होंने जो राजनीति का कल्चर पैदा किया है, परंपरा पैदा की है, इसलिए उनकी रगों में यही विचार दौड़ता है कि कुछ का साथ, कुछ का विकास। कुछ ही लोगों का साथ लेना, चुनाव जीतने के लिए जो जमेला काम आता है उतना ही संभालना, बाकी लोगों का जो होगा तो होगा, परवाह नहीं करना। भाइयों बहनों, लोकतंत्र में सबका साथ, सबका विकास दोनों अनिवार्य होते हैं। अगर साथ नहीं है तो भी नहीं चलता है, विकास में भेदभाव है तो भी नहीं चलता है। आप देखिए, पूरे हिंदुस्तान का मानचित्र, हिंदुस्तान का नक्शा अपनी नजर के सामने लाइए और आप देखेंगे कि हिंदुस्तान में दो सीधे सीधे फर्क नजर आते हैं। पश्चिम किनारा जो हिंदुस्तान का है वहां की हालत और पूर्वी हिंदुस्तान जो है वहां की हालत, ये स्थिति क्यों? पश्चिम में आप देख लीजिए, हरियाणा हो, राजस्थान हो, गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, गोवा हो, कर्नाटक हो, केरल हो, सभी राज्य कोई न कोई आर्थिक गतिविधि दिखती है, आर्थिक प्रगति दिखती है। लेकिन इधर हमारा पूर्वी भारत देखिए, पूर्वांचल देखे, पश्चिम बंगाल देखे, असम देखे, नागालैंड देखे, उड़ीसा देखे, सारा हिस्सा वहां जितना विकास होना चाहिए था नहीं हुआ। आप मुझे बताइए भाइयों, अगर ये असंतुलन रहेगा तो देश का भला होगा क्या?
होगा क्या? इंसान का शरीर भी देख लीजिए, वजन ठीक हो, ऊंचाई ठीक हो, आंख कान नाक सब बहुत बढ़िया हो, लेकिन अगर एक हाथ लकवा मार गया हो तो उस शरीर को कोई तंदुरुस्त शरीर कहता है क्या? कहता है क्या? नहीं कहता है ना। भाइयों बहनों, इस तरह हमारी ये भारत माता, उसका एक अंग अगर विकसित नहीं हुआ है तो मेरी भारत माता विकसित नहीं मानी जाएगी। और इसलिए भाइयों बहनों, मेरा सपना है हमारे पूर्वी हिंदुस्तान को, हमारे पूर्वी उत्तर प्रदेश को, हमारे पूर्वांचल को विकास की उस ऊंचाई पे जितना हो सके उतना जल्दी लाना, ताकि वो पश्चिम की बराबरी में आकर के खड़ा हो जाए, फिर पूरा देश आगे बढ़ने लगे। ये मेरा सपना है। उत्तर प्रदेश को भी अगर पूर्वांचल का विकास सही ढंग से होगा तो उत्तर प्रदेश को भी विकास की यात्रा में हिंदुस्तान में नंबर 1 बनने में कभी देर नहीं लगेगी भाइयों। और इसलिए हम जितनी योजनाएं बना रहे हैं, उन सारी योजनाएं पूर्वी हिंदुस्तान को ताकत देने वाली। ये पूर्वी हिंदुस्तान हमारा, ये हमारा पूर्वांचल, ये हमारा पूर्वी उत्तर प्रदेश ऐसे सामर्थ्यवान लोग हैं, ऐसे संकल्पवान लोग हैं, परिश्रम की पराकाष्ठा करने वाले लोग हैं। यहां पर विपुल मात्रा में प्राकृतिक संपदा है, उपजाऊ भूमि है, औद्योगिक विकास के लिए संभावनाएं है, टूरिज्म के लिए संभावना है, कृषि के लिए संभावना है, सेवा क्षेत्र के लिए संभावना है, सब कुछ है भाइयों बहनों। सिर्फ एक कमी है, सही सरकार नहीं है। अगर सही सरकार होती तो इतनी प्राकृतिक संपदा से भरा हुआ मेरा पूर्वांचल कितना आगे बढ़ जाता भाई। अब आप बताइए, एक वो जापानी बुखार पूरे पूर्वांचल के कितने बच्चों को मौत के घाट उतार चुका है जी। भारत सरकार उत्तर प्रदेश की सरकार को बीमार लोगों की सेवा करने के लिए पैसे देती है, लेकिन मुझे दुख के साथ कहना चाहिए कि भाइयों बहनों, सरकार जो पैसे दे रही है उसका उपयोग करने की भी इनमें हैसियत नहीं है। हां, एक तकलीफ जरूर है कि मैं हिसाब मांगता हूं, इतना ले गए, इतना हिसाब ले आओ और दूसरा ले जाओ। और दिक्कत है, न हिसाब रखते हैं, न हिसाब देते हैं, और रखने जैसा होगा तो रखेंगे ना, कुछ इधर उधर की बात होगी तो कैसे रखेंगे। भाइयों बहनों, ये बेईमानी, ये भ्रष्टाचार, ये सब बंद होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? इस भ्रष्टाचार ने देश को तबाह किया है कि नहीं किया है? बर्बाद किया है कि नहीं किया है? 70 साल हो गए देश की आजादी को, मुट्ठी भर लोग पद का दुरुपयोग करते हुए गरीब से गरीब को लूटते चले गए भाई। एक पुलिस थाने में बैठा हुआ हवालदार अगर किसी से 100 रुपया लेता है तो लेने वालों को क्या कहता है? मुझे ऊपर देना पड़ता है।
ये ऊपर है कौन भाई? ये कौन सा कारोबार चला है? ऊपर देना पड़ता है। ये जो ऊपर देना वाले हैं ना, अब ऊपर वाला ने हिसाब मांगना शुरू किया है। आप मुझे बताइए, ये हमारे समाजवादी, बहुजन समाज और कांग्रेस, सपा, बसपा और कांग्रेस, ये हमेशा एक दूसरे के खिलाफ बोलते कि नहीं बोलते हैं? एक दूसरे की धज्जियां उड़ा देते कि नहीं उड़ा देते हैं? 27 साल यूपी बिहार कहते थे कि नहीं कहते थे? बहन जी भतीजे को जितने सुना सकती है सुनाती है कि नहीं सुनाती है? भतीजा बुआ जी को सुनाता कि नहीं सुनाता है? रोज तू मैं चलती है कि नहीं चलती है? लेकिन एक बात पर ये तीनों इकट्ठे हो गए। तीनों इकट्ठे हो गए जब 8 नवंबर रात को 8 बजे मोदी ने टीवी पर आकर के कहा, मेरे प्यारे देशवासियों, उसमें ऐसी ताकत थी, ये सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों, सबकी नैया डूबने पर आई, इसलिए इकट्ठे हो गए। हर किसी का डूब रहा था। अंदर अंदर पूछते थे, तेरा कितना गया? यार कोई रास्ता बताओ। सारे देश में लोग रास्ता खोज रहे थे। भाइयों बहनों, 500 और 1000 का नोट बंद कर दिया। 70 साल तक जिन्होंने देश को लूटा है, उनको देश को लौटाना ही पड़ेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, ये गरीब का है, गरीब को लौटाना पड़ेगा। ये तीनों इकट्ठे होकर के क्या कह रहे थे? बहन जी ने कहा, मुलायम सिंह जी ने कहा, मोदी जी बीच में एक 7-8 दिन दे देते। क्यों, क्या जरूरत थी भाई? एक मुद्दे पर सब इकट्ठे हो गए। भाइयों बहनों, देश की जनता एक तरफ और जिनके पैरों के नीचे पानी आया था वो दूसरी तरफ, ये देश ने देख लिया है। भाइयों बहनों, ईमानदारी के रास्ते पर कौन चलना चाहता है, बेईमानों को कौन बचाना चाहता है, ये देश ने दूध का दूध और पानी का पानी 8 नवंबर के बाद देख लिया है। भाइयों बहनों, कुछ लोग भ्रम फैलाते हैं, छोटे छोटे व्यापारियों को तकलीफ होगी, इनकम टैक्स वाले अब परेशान करेंगे। मैं सब ईमानदार लोगों को कहना चाहता हूं, अब इस सरकार में ईमानदार को परेशान करने की कोई हिम्मत नहीं करेगा। ये मैं आपको कहने आया। अब देश में ईमानदार का सम्मान होगा, इस देश में ईमानदार का स्वागत होगा, इस देश में ईमानदार का जय जयकार होगा। ये वक्त आ चुका है भाइयों बहनों। और व्यापारियों से भी मेरा कोई झगड़ा नहीं है। मान लीजिए कोई व्यापारी होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या करता होगा, 100 रुपये का माल 110 में बेच देता होगा, कभी मौका पड़ गया तो 120 में बेच देता होगा। सरकार में उसको टैक्स जमा करना होगा, 10 रुपया देना होता, हो सकता है वो नहीं देता होगा, हो सकता है 2 ही रुपया देता होगा,
इतना ही करता होगा ना। अगर एक बार सरकार ईमानदारी से व्यवहार करे, बाबू लोग ईमानदार हो जाए, तो मेरा देश का व्यापारी 1 रुपये की चोरी नहीं करेगा, ये मुझे विश्वास है। भाइयों बहनों, देश को लूटा किसने है? इन लोगों ने नहीं लूटा है जो पद पर बैठे हैं, जिनको कागजों पे, फाइलों पर हस्ताक्षर करने का हक मिला है ना, उन्हीं लोगों ने लूटा है देश को। नेताओं ने लूटा है, बाबुओं ने लूटा है, मुझे उसको निकालना है भाइयों बहनों। और इसलिए छोटे लोगों को परेशानी नहीं होने दूंगा, लेकिन लुटेरों को नहीं छोड़ूंगा, ये पक्का है। और आप लोगों ने मुझे जो चलता था वैसा ही चलाने के लिए भेजा है क्या? वैसा ही चलाने के लिए भेजा है क्या? ठीक ठाक करने के लिए भेजा है कि नहीं भेजा है? अरे मां गंगा ने भेजा है तो कुछ दम के साथ भेजा है ना। और इसलिए भाइयों बहनों, इस धरती ने मुझे जो ताकत दी है, जिसमें ईमानदारी भरी पड़ी है, मैं उसे करके रहूंगा, मैं कहना चाहता हूं। 2014 में जब मैं यहां बनारस आया चुनाव लड़ने के लिए, आप में से लोग शायद मेरा नाम जानते होंगे, कभी टीवी पर चेहरा देखा होगा, लेकिन आप लोगों ने मुझे जो प्यार दिया, एक बार भी मैं चुनाव प्रचार नहीं कर पाया था, सिर्फ नामांकन भरने आया था, उसके बावजूद भी बनास के लोगों ने मुझे जितना प्यार दिया, मैं कभी भूल नहीं सकता भाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वाराणसी में मेगा रोड शो के बाद इस वक्त जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। अखिलेश पर जमकर निशाना साधा, होते हैं हाजिर, दोबारा आपको लिए चलेंगे। देखते रहिए आज तक।